महेंद्र कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम जानेंगे फिजिक्स का 30 क्वेश्चंस। 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि फिजिक्स का है, जो कि एग्ज़ाम के एस्पेक्टेड से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए सबसे पहले जो पहला क्वेश्चंस है, पहला क्वेश्चन है कि रेफ्रिजरेटर में शीतलन किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो इसमें जो होता है शीतलन, इसमें ऑप्शन ए में है संपीड़ित गैस की प्रसरण के द्वारा वाष्पशील द्रव के वाष्पित होने से बर्फ जो हिमकरण यंत्र में निक्षेपित होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, संपीड़ित गैस की प्रसरण से होता है। उसके बाद जो है ये रेफ्रिजरेटर से CFC गैस जो है क्या होता है, निकलता है, जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहा जाता है। और ये गैस जो है जो ओजोन लेयर है उस लेयर को क्या करता है, प्रभावित करता है। और प्रभावित होने की वजह से जो पराबैंगनी किरणें हैं उसकी वो पृथ्वी पर आने से त्वचा संबंधित रोग हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में है, इसमें रात में तारे चमकते हैं, इसका कारण क्या है। रात में तारे जो चमकते हैं इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन के कारण जो है इस तरह प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऑप्शन ए में परावर्तन। परावर्तन का मतलब होता है जब प्रकाश किसी चमकीले सतह से टकराते हैं और टकराने के बाद कुछ प्रकाश का अंश लौट जाते हैं, उसे प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। और बी में है प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश का कुछ भाग, प्रकाश का जो मार्ग होता है वो उसका माध्यम दूसरी तरफ मुड़ जाने के कारण जो है प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो अपवर्तन के कारण ही क्या होता है, तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। उसके बाद जो है ऑप्शन सी, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। और पृष्ठ तनाव हो गया, उसके वैतीकरण हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी तालाब की शांत जल में जब प्रकाश की शांत जल में पत्थर फेंका जाता है तो तालाब में जल की पृष्ठ पर उठने वाली लहरें किस तरह की होती हैं। तो ये होती हैं अनुप्रस्थ होती हैं। अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। तरंगे दो प्रकार की होती हैं, एक अनुप्रस्थ तरंगे और एक अनुदैर्ध्य तरंगे। तो पानी में जो तरंगे होती हैं वो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में है, सूर्य के विकिरण का पराबैंगनी प्रकाश किस परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुंच पाता है। देखिए ये ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर क्या करता है, इसको जो है जो ये श्वेत प्रकाश हो गया, ये पीला वाला, और ये अल्ट्रा वायलेट हो गया, ये सी वाला जो होगा अल्ट्रा, ये जो है ये पहुंच पा रहा है। उसके बाद जो है बी पहुंच पा रहा है। उसके बाद जो है सी जो है ये इसको रोक करके रखता है ओजोन लेयर। ये ऑक्सीजन तो वायुमंडल में रहता ही है। उसके बाद जो है नाइट्रोजन भी रहता है, ऑप्शन सी हो गया। ऑप्शन डी में हीलियम ये भी रहता है। उसके बाद ओजोन लेयर क्या करता है, जो अल्ट्रावायलेट सी है उसको क्या करता है, उसको रोक करके रखता है। और जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो लेयर होता है ये इसकी क्षति होने लगती है, जिसके कारण त्वचा संबंधित रोग होने लगता है। उसके बाद जो है ये ओजोन लेयर जो दिवस है ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। इस चीज़ को अभी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात में कुहासा और कोहरे में फोटोग्राफी करना निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हुए संभव है। तो इसमें जो है आपको इसमें अवरक्त विकिरण जो होता है उसका प्रयोग जो है करने से
हम रात को कुहासा अगर रहेगा फिर भी हम क्या करेंगे, फोटोग्राफी ले सकते हैं। उसके बाद जो है ये पराबैंगनी किरणों से वही होता है कि पराबैंगनी किरणों से जब ओजोन लेयर की क्षति हो जाती है तो पराबैंगनी किरणों की वजह से मनुष्य में त्वचा का रोग हो जाता है। उसके बाद जो है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं। अवतल लेंस जो होता है वो हमेशा ऑप्शन ए में वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है, ऑप्शन सी में हो गया वस्तु के आकार के प्रतिबिंब बनाता है, ऑप्शन डी में हो गया लेंस की वक्रता के अनुरूप प्रतिबिंब बनाता है। तो देखिए ये जो है ये क्या करता है, तो अवतल लेंस जो होता है ये हमेशा वास्तव आभासी और एवं तथा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। इसे अपसारी लेंस कहा जाता है क्योंकि ये जो है क्या होता है, ये एक यहाँ से प्रकाश आने के बाद जो है ये क्या होता है पूरा बिखर जाता है, जिसकी वजह से अपसारी कहा जाता है। एक बिंदु पर नहीं रहता है, जिस तरह से उत्तल लेंस में रहता है उस तरह से नहीं रहता है। उसके बाद जो है अगर मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो ये अवतल लेंस से उसको ठीक किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में है ग्रीम्स काल में मरीचिका किस परिघटना के कारण दिखाई पड़ती है। तो ये जो है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण और हीरे में चमक भी इसी के कारण जो है दिखाई पड़ता है। प्रकाश का अपवर्तन वही एक माध्यम से दूसरे में, उसके बाद व्यतिकरण हो गया, विवर्तन हो गया। ये मरीचिका क्या होता है कि जब हम क्या होते हैं कि जब ज़्यादा धूप अगर होने लगता है गर्मी के टाइम में, और अगर जैसे कि आप कहीं अगर सफ़र कर रहे हैं और आगे जो आपका जो सड़क जो होता है जो पिचिंग रोड रहता है उस पर आप देखिएगा या चाहे ज़्यादा दूर से आपको लगेगा कि आगे पानी है, अगर आप आगे जब जाइएगा तो आगे पानी नहीं रहता है। तो इसी को मरीचिका परिघटना कहा जाता है। तो ये क्यों होता है, ये प्रकाश की पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। ये भ्रम वाली स्थिति होती है और एक भ्रम पैदा करती है पानी होने का। नेक्स्ट क्वेश्चन में है साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देते हैं, इसका कारण क्या है। इसका कारण है प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन। तो इसका हो जाएगा ये दिखाई पड़ता है प्रकाश के व्यतिकरण के कारण जो है इस तरह का परिघटना हमें देखने को मिलता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में है वाहनों के हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो समतल दर्पण हो गया, समतल दर्पण से हम मुंह वगैरह सब देखते हैं उसके बाद उत्तल दर्पण है। देखिए उत्तल दर्पण के द्वारा जो साइड मिरर होता है, साइड मिरर जैसे कि मोटर गाड़ी में होता है, मोटरसाइकिल में भी होता है, जो आईना होता है उसमें क्या होता है, उसमें लगा होता है और इसकी वजह से क्या होता है साइड मिरर के रूप में हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। और अवतल दर्पण को ऑप्शन सी में है अवतल दर्पण में गाड़ी का जो आगे का हेडलाइट बल्ब जो रहता है उसका जो है हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं अवतल दर्पण के रूप में। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण से साइड मिरर का जो वस्तु देखने के लिए जो 4 व्हीलर और जो 2 व्हीलर्स रहता है, जो मोटरसाइकिल में जो आईना लगा रहता है उसमें जो है उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उसके बाद जो है अवतल दर्पण को सौर भट्टी में भी जो है इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी द्रव्य के पृष्ठ तनाव का कारण क्या है। पृष्ठ तनाव जो होता है वो ऑप्शन ए में आसंजक बल के कारण होता है, अणुओं की मध्य ससंजक बल के कारण होता है, अणुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, अणुओं में उत्प्लावन बल क्या होता है, अगर किसी वस्तु को हम जितना
पानी में जो तैरता है उस वस्तु को अगर जितना डुबाएंगे उतना जो है उसके नीचे जो है क्या होगा, स्पेस खाली हो जाता है। तो इसको उत्प्लावन बल कहा जाए। ऊपर से जितना भार हम लगा रहे हैं उतना जो है क्या होता है अंदर से भी लग रहा है, तो उसे उत्प्लावन बल कहा जाता है। उसके बाद जो है इसका ऑप्शन जो है अणुओं के मध्य संसंजक बल होगा, इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है गैस का जो फ्लैम होता है सबसे गर्म भाग को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए में लुमिनस, जिसको लुमिनस का मतलब प्रकाशमान होता है। नॉन लुमिनस जोन होता है, इसका मतलब होता है प्रकाशहीन होता है। इसका डार्क जोन होता है, इसमें पूरी प्रकाश ही नहीं रहता। ये ब्लू जोन होता है, ये ब्लू जोन नहीं होता है। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बी, इसका नॉन लुमिनस होता है। अर्थात जो है ये ब्लू ये ब्लू वाला जो भाग है इसको हम नॉन लुमिनस जोन कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होगी। उबलता हुआ पानी से, गर्म पानी से, भाप से और ठंडा पानी से। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं आप, जैसे कि हम पानी गर्म कर रहे हैं और पानी से जो ये भाप निकल रहा है ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है और ज़्यादा हमें जलन पैदा करेगी। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में है ईंट से बने मकान की तुलना कच्ची मिट्टी के बने मकान ग्रीष्म काल में ठंडे और शीतल काल में अधिक गर्म होने का कारण क्या है। तो ऑप्शन ए में है कच्ची मिट्टी अच्छी चालक होती है, कच्ची मिट्टी चालक होती है, कच्ची मिट्टी कम उष्मारोधी होती है, जल वाष्पन में गर्मियों में ठंडक और छिद्रों के द्वारा जो है क्या होता है धूप के कारण सर्दियों में गर्म हो जाती है। द्वारा ठंडक जो है क्या करती है अवशोषित कर लेती है मिट्टी, उसकी जिसकी वजह से गर्मियों में हमें ठंडा महसूस होता है और सर्दियों के समय में गर्म महसूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस में होता है। तो ऑप्शन ए में जल में, ऑप्शन बी में वायु में, ऑप्शन सी इस्पात में, ऑप्शन डी लकड़ी में। जैसे हम लोहे को अगर पीटेंगे तो उससे आवाज़ निकलता है, तो इसमें सर्वाधिक जो है क्या होगा ध्वनि होगा। और ये जो है ये क्या चीज़ है, ये है इस्पात है, लोहा। तो ऑप्शन इसका सी आंसर इस्पात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कोई वस्तु ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह होता है काला और खुरदरा होता है, काला और बैगनी होता है, सफ़ेद और खुरदरा होता है, सफ़ेद और नारंगी होता है। तो इसका ऑप्शन ए आंसर होगा काला और खुरदरा जब होता है तब। काला भी होगा, काला तो ऊष्मा का अवशोषक है ही, और खुरदरा उसमें और गड्ढा अगर रहेगा तो वो और जो है क्या करेगा वो अवशोषित करने लगेगा ऊष्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन में है किसी मनुष्य के लिए स्वच्छ हवा की मात्रा कितनी होनी चाहिए। 1000 घन फीट वायु के यहाँ पर 9 होगा घन फीट वायु के प्रत्येक 10 मिनट में। उसके बाद जो है ये 1000 घन फीट वायु के प्रत्येक 10 सेकेंड में। और ऑप्शन डी में है 1000 घन फीट वायु के प्रत्येक 10 सेकेंड में। एक आदमी को 1000 घन फीट वायु प्रत्येक 10 सेकेंड में जरूरी पड़ता है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। 10 सेकेंड में 1000 घन फीट जो है एक मनुष्य को 10 सेकेंड में स्वच्छ हवा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से वर्षा का जो बूंद का आकार होता है गोलाकार क्यों हो जाता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा श्यानता के कारण, प्रत्यास्थता के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो ऑप्शन सी इसका आंसर पृष्ठ तनाव के कारण ये छोटा छोटा जो गोल दिखाई दे रहा है वर्षा का पानी ये हो जाता है पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन में है प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन किस कारण से होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के परिक्षेपण के कारण, प्रकाश के विवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो प्रकाश के ये जो होता है ये प्रकाश की अपवर्तन के कारण जो है इस तरह से हो जाता है। जैसे यहाँ पर आप जो है वाइट प्रकाश जो है ये सूरज का प्रकाश जा रहा है, यहाँ प्रिज्म से होकर के जब गुजरता है तो रेड इसका जो तरंग दैर्ध्य होता है सबसे ज़्यादा होता है और ये बैगनी का कम होता है। ऑरेंज हो गया, येलो हो गया, ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया,
इंडिगो हो गया, वायलेट हो गया। तो इसमें एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे, इसका जो है इसका बैजानी हॉपीनाला, इस पर जो है हम पूरा रंग का निकाल सकते हैं। तो ये इसका जो है एक जो वर्ड था हम बता दिए। तो इस तरह से जो है वर्षा के कुछ देर के बाद ही जो है इस तरह का दिखाई पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में वर्णधाता जिसको कलर ब्लाइंडनेस का दोष किस लेंस के प्रयोग से दूर किया जा सकता है? ऑप्शन ए में अवतल लेंस, ऑप्शन बी में अवतल लेंस से निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को रोग दूर किया जा सकता है, और दूर दृष्टि वाले व्यक्ति को उत्तल लेंस के द्वारा, और सी हो गया बेलनाकार हो गया। उसके बाद डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन जो होगा ये डी आंसर होगा, क्योंकि ये जो कलर ब्लाइंडनेस होता है इसमें क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति अगर इस रोग से प्रभावित है तो उस व्यक्ति को जो कलर होगा, कोई भी रंग होगा, उसको पहचान में नहीं आएगा। और ये जो होता है ये अनुवांशिक होता है, ये डीएनए के ट्रांसफ़र की वजह से होता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है दूरदृष्टि दोष किस लेंस के प्रयोग के से दूर किया जा सकता है? दूरदृष्टि दोष जो है ये कि कौन सा लेंस है? तो ये उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस के प्रयोग के द्वारा जो है हम दूरदृष्टि दोष से छुटकारा पा सकते हैं। एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे, देखिए, और ये उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। अभिसारी लेंस देखिए, इसका ऑप्शन ए में उत्तल लेंस होगा जो कि पहला ऑप्शन होगा। उसके बाद ऑप्शन बी हो गया अवतल लेंस, और ऑप्शन सी हो गया उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का साइड मिरर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, साइड मिरर के रूप में गाड़ी का जो मोटरसाइकिल का साइड मिरर रहना होता है। उसके बाद अवतल दर्पण का गाड़ी के हेडलाइट जो होता है, हेडलाइट आगे का जो लाइट होता है जो रात को जलाया जाता है, उसको बनाने में इसका उपयोग उसमें लगा होता है। उसके बाद जो है और अवतल लेंस से निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को इसका उपचार किया जाता है। तो इसका जो सूत्र होता है 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u होता है। तो देखिए इसको हम जो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहेंगे, क्योंकि एक ही बिंदु पर क्या होता है फोकस होता है। उसके बाद यह बीच से क्या होता है, ये मोटा होता है, और इसका जो प्रतिबिंब होता है वास्तविक और सीधा होता है। उसके बाद जो है इससे इस अगर मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष अगर हो जाता है तो इस लेंस के द्वारा जो है क्या इसको ठीक किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में है निकट दृष्टि दोष किस लेंस का प्रयोग करके दूर किया जा सकता है? ऑप्शन ए में उत्तल लेंस, ऑप्शन ए में अवतल लेंस, ऑप्शन बी में उत्तल लेंस, और ऑप्शन सी में समतल दर्पण, ऑप्शन डी में अवतल दर्पण। तो इसका जो है सामान्य यूज के लिए समतल दर्पण को किया जाता है, जैसे कि चेहरा और देखने के लिए। उसके बाद जो है उत्तल लेंस को तो अभी हमने पढ़ा कि दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति को उत्तल लेंस से उसका उपचार किया जाता है, और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, क्योंकि एक ही बिंदु पर फोकस होता है। और इसका जो निकट दृष्टि दोष होगा, इसका जो है अवतल लेंस से इसका उपचार किया जाएगा, और अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। अपसारी लेंस क्योंकि यह एक बिंदु पर फोकस न होकर के बल्कि बहुत इसका जो है पूरा एक्सटेंशन विस्तार हो जाता है, इसका जो फोकस होता है पूरा फैल जाता है। उसके बाद जो है इसमें जो प्रतिबिंब बनता है आभासी और सीधा बनता है। उसके बाद जो है इस लेंस से निकट दृष्टि दोष का इलाज किया जाता है।
इसके बाद जो है यहाँ अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है, और इसमें जो है देखिए इसका साइड का जो भाग है ये मोटा है और बीच में इसका पतला होता है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। ये उत्तल लेंस का पहचान है, और वो उत्तल लेंस में जो है बीच वाला भाग मोटा होता था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? समीप दृष्टि या निकट निकट दृष्टि? निकट दृष्टि। और बी में अबिंदुकता हो गया, सी में जरा दूरदर्शी, और डी में हो गया दीर्घ दृष्टि दोष। तो इसका ऑप्शन जो है ये आंसर हो जाएगा इसमें समीप दृष्टि या निकट दृष्टि हो जाएगा इसका, मायोपिया का दूसरा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से जूम लेंस क्या होता है? यह एक नियत फोकस दूरी वाला लेंस होता है, यह एक परिवर्ती फोकस दूरी वाला लेंस होता है, यह एक रेडियो टेलीस्कोप में प्रयोग किया जाता है। उपयुक्त में से कौन है? इसका ऑप्शन जो होगा वो बी आंसर हो जाएगा इसका, यह परिवर्ती फोकस दूरी वाला होता है। अर्थात इसको हम आँख में इस तरह से लगा करके और इसको जैसे जैसे घुमाएंगे और जिस चीज़ को हम अगर देख रहेंगे तो वो और नज़दीक जो है जूम होता जाएगा। तो इसमें परिवर्ती फोकस जो होता है ये परिवर्ती फोकस दूरी वाला लेंस होता है इसमें लगा हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, एक व्यक्ति अवतल लेंस का चश्मा पहना हुआ है, इस कारण समानता बिना चश्मे के दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब उसकी आंखों में कहाँ पर बनेगा? तो उसका ऑप्शन ए में दृष्टिपटल या रेटिना के पीछे, बी ऑप्शन हो जाएगा दृष्टिपटल पर और दृष्टिपटल के ऊपर और अंध बिंदु पर। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो दृष्टिपटल पर बनेगा, जो कि ऑप्शन देखिए दृष्टिपटल को रेटिना भी कहा जाता है। और ये जो आप पीला वाला जो भाग देख रहे हैं, ये जो पीला वाला जो भाग है, इस पीला वाला भाग को ही दृष्टिपटल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से लाल रंग को आपात या खतरा के सिग्नल के रूप में क्यों प्रयोग किया जाता है? देखिए यहाँ पर जो है स्टॉप, यहाँ पर जब लाल रंग जलने लगता है तो, या बहुत सारे आप गाड़ी सब में भी आप देखिएगा लगल रहता है, इस तरह का लगल रहता है बस सब में। तो इसमें जो है क्यों इसका प्रयोग किया जाता है डेंजर के रूप में? इसका जो तरंग, इस ऑप्शन ए में आकर्षण की वजह से, आकर्षण की ऑप्शन ए में दिया हुआ कि आकर्षण ये देखने में अच्छा लगता है इसलिए। ऑप्शन बी में इसका जो तरंग दैर्ध्य जो होता है सबसे लंबा होता है, लंबी दूरी तक देखा जा सकता है, तो ऑप्शन बी हो गया। ऑप्शन सी में है यह प्रकीर्ण ज़्यादा होता है। ऑप्शन डी में हुआ यह अत्यधिक ऊर्जा होती है इसमें। तो ऑप्शन जो है इसका बी आंसर हो जाएगा। इसका जो तरंग दैर्ध्य होता है इसका ज़्यादा होने की वजह से ये ज़्यादा दूर तक हम देख सकते हैं, जिसकी वजह से इसको जो डेंजर्स जो सिंबल होता है उसके रूप में इस रेड कलर को यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या है? ऑप्शन ए में जड़त्व के कारण, देख रहे हैं ठेस लग गया है, ठोकर लग जाता है, तो क्यों लग जाता है? ऑप्शन ए में जड़त्व के कारण, ऑप्शन बी में रियल के कारण, रियल उसको चोट लग गया रियल में, उसके बाद सी में प्रतिक्रिया के कारण, और ऑप्शन डी में संवेग के कारण। तो प्रतिक्रिया के कारण जो है ये संवेग का जो प्रतिक्रिया जो है कब करता है, विपरीत प्रतिक्रिया कब करता है? तो जो बल का जो तीसरा जो मात्रक है, बल का जो तीसरा रूप था उसके कारण जो है ये जब विपरीत प्रतिक्रिया करता है जिसकी वजह से, तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा प्रतिक्रिया के कारण। न्यूटन के जो गति का तीसरा नियम है उसके तहत जो है उसके अकॉर्डिंग जो है ये कार्य किया, जिसकी वजह से हमें चोट लग जाता है। इसके बाद जो है 26 में है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है मनुष्य को ध्वनि की कंपन की अनुभूति आवृत्ति कब होती है, कब सुनाई देती है? 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक, 20 हर्ट्ज से लेकर के 10,000 हर्ट्ज तक। आवृत्ति का स्थायी मात्रा क्या होता है अगर आपसे, और ये 10,000 से लेकर के 10,000 हर्ट्ज से लेकर के
10 से लेकर के 30,000 हर्ट्ज तक और 30 से लेकर के 40,000 हर्ट्ज तक। अच्छा, एक चीज़, आवृत्ति का ऐसा मात्रक हर्ट्ज होता है, एच जेड होता है, एच जेड से इसको नोट करते हैं। उसके बाद जो है इसका ऑप्शन जो होगा ये इसका ए आंसर हो जाएगा। 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से जाली दस्तावेजों को पता लगाने के लिए क्या ये सही है कि नहीं, इसको पता लगाने के लिए किस किरण का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए में पराबैंगनी किरण को, ऑप्शन बी में अवरक्त किरणों को, ऑप्शन सी में बीटा किरणों द्वारा, ऑप्शन डी में गामा किरणों द्वारा। तो ऑप्शन इसका जो है, ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा इसका सत्ता इसका डी आंसर, गामा किरणों के द्वारा जो है इसका पता लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, MRI मशीन जो है निम्न में से किसका प्रयोग करता है? ध्वनि का, ऑप्शन ए में ध्वनि का, बी में प्रस्रवित रंग का। प्रस्रवित रंग या ध्वनि जो होता है चमगादड़ जो है क्या करता है, सुन सकता है। उसके बाद जो है एक्स किरण का, देखिए एक्स किरण जो होता है CT स्कैन, जिसको एस स्कैन CT। उसके बाद जो है चुंबकीय तरंग, देखिए MRI जो होता है इसको MRI जो होता है और ये MRI का मतलब होता है मैग्नेट रेसोनेंस इमेजिंग होता है। और ये जो होता है ये चुंबकीय तरंग पर ये कार्य करता है। और इसमें जो है डॉक्टरों के द्वारा यह कहा जाता है पेशेंट को कि आप जो है कोई भी धातु का जो सामान होता है वो आप अंदर जो है उसको बाहर ही खुलवा दिया जाता है, ताकि उसमें अंदर जाकर के जो करंट मैग्नेट पर कार्य करता है, ये जिसकी वजह से उसमें करंट पैदा होकर के जो पेशेंट होता है उसको जान भी जा सकते हैं। इसलिए जो है धातु का कोई भी चीज़ इसमें पहन करके नहीं जाने दिया जाता है। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में है, जीवाणु के निराकरण के लिए जिस प्रकार की किरण का परखनली के अंदर प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाता है उसका नाम है, इसका नाम क्या है? इसमें जीवाणुओं के निराकरण के लिए जिस प्रकाश किरण का परखनली के अंदर वैकृत प्रयोग में प्रयुक्त किया जाता है उसका नाम है, ऑप्शन ए में एक्स किरण हो गया, ऑप्शन बी में अवरक्त किरण हो गया, ऑप्शन सी में सूक्ष्म तरंग किरण हो गया और ऑप्शन डी में पराबैंगनी किरण। तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, पराबैंगनी किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य को मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? सबसे पहले तरंग दैर्ध्य किसको कहेंगे? जैसे हम पानी में अगर हम पत्थर अगर फेंकते हैं, पानी में अगर पत्थर हम फेंकते हैं तो फेंकने के बाद उस पानी में जो हलचल इस तरह से अगर होती है तो ये नीचे वाले को गर्त कहा जाता है, इसको गर्त कहेंगे। और ये उठा हुआ भाग को स्ट्रिंग कहा जाता है और इस दोनों को मिला करके ही तरंग दैर्ध्य का निर्माण करता है, तरंग दैर्ध्य होता है, तरंग दैर्ध्य कहलाता है। तो ऑप्शन ए में इसका जो है ब्रेग स्पेक्ट्रोमीटर मापी होगा। उसके बाद बी में दरमान स्पेक्ट्रोमापी, GM काउंटर हो गया, उसके साइक्लोट्रॉन हो गया। तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा, ब्रेग स्पेक्ट्रोमापी हो जाएगा इसका आंसर। तो आई होप कि आपको समझ में ज़रूर आया होगा। तो थैंक यू। आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी दोस्तों को तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू, लव यू ऑल।